नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मौसम चुनाव का है और लिहाजा 2024 को लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अभी से भागदौड़ शुरू कर दी है। ऐसे में सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। विपक्ष हर रोज गिरदावरी, मुआवजा, पेंशन समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहा है। तो वहीं आज सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब देने के लिए खुद कमान संभाली है। विपक्ष के हर सवाल को मुख्यमंत्री ने बेबाकी के साथ उसका जवाब दिया। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कर्ज को लेकर के श्वेत पत्र को जारी करने की मांग की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ ही नहीं है तो फिर श्वेत पत्र आखिर क्यों जारी किया जाए। आंकड़े देखे, यही देते हैं नए आंकड़े। इंटरनल डेप्ट का कभी कुछ ये आंकड़ा देते हैं, आरबीआई कुछ आंकड़ा देती है, कैग कुछ आंकड़ा देती है, और जबकि ये जो अपना ऑफ बजट जो है बताते नहीं है। तो व्हाइट पेपर इशू करने में क्या एतराज है इनको? व्हाइट पेपर इशू करें, उसमें चारों वो डाल दें, इंटरनल डेप्ट भी डाल दें, पब्लिक डिपॉजिट की भी हमारे को डिटेल दें, और जो कंटीजेंट लोन है उसकी भी दे दें, और ऑफ बजट भी सारा दे दें, पता लग जाएगा। मेरा दावा है ये अगर ये सारा कंपाइल करेंगे तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा बनेगा। व्हाइट पेपर लाएं। व्हाइट पेपर तो तब लाया जाता है जब कोई हमें लगता हो कि इसमें कोई गड़बड़ है, कोई और बात है। हमें गड़बड़ है, जिस किसी को गड़बड़ लगती है तब वो व्हाइट पेपर लाता सरकार ने। हमारे पास हम उनके समय हम व्हाइट पेपर लाए थे 2015 में, उसको आप पढ़ के देखेंगे तो उनके जो सारे क्लेम थे उसमें कितने विपरीत बातें निकली थी, आज भी लिखित है, आज भी वो रिकॉर्ड पर है। आप रिकॉर्ड पर लाएंगे तो व्हाइट पेपर तब लाया जाता है जब किसी की बात को लगता हो कि उसकी गलत सिद्ध करनी। हमारी गलत है ही नहीं है, तो हमको अपनी बात को गलत सिद्ध करने का कोई कारण भी नहीं है। जो हम कहते हैं वही है, यही हमारा व्हाइट पेपर है। हमारा बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा व्हाइट पेपर है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकरियों को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा तो फिर वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर के भी आंकड़ों के साथ इसका जवाब दिया। जैसे सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कुल 80,000 के आसपास दी थी, 80,000, 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह, और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं इसको अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन HKRM की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन ये सेवा, और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफ़ी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही तो सुन रहे थे। विपक्ष जो सवाल लगातार उठा रहा था उन सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया गया, जिसमें उन्होंने इन तमाम अहम बातों को कहा। चाहे किसानों की बात हो, उनके फसल के नुकसान के मुआवजे की बात हो, चाहे प्रदेश पे बढ़ते हुए कर्ज की बात हो, या फिर नौकरियों की बात हो, या परिवार पहचान पत्र की बात हो। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसको लेकर के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं और आज की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के अपने सवाल हैं और उस पर सत्ता पक्ष के जवाब हैं, लेकिन आज की बड़ी बहस का सवाल, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि नौकरियों पर सियासत का आखिर सच क्या है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे।
दूसरा सवाल यह है कि पेंशन पर ये जो सियासी टेंशन है ये कब खत्म होगा। तीसरा सवाल यह है कि बार बार कर्ज का मुद्दा विपक्ष आखिर क्यों उठा रहा है। और ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि विपक्ष लगातार इन सवालों को उठाता रहा है। इसका जवाब आज मुख्यमंत्री के द्वारा भी खुद दिया गया है। तो आज ये भी जानने और समझने की कोशिश होगी कि आखिर जो विपक्ष सवाल उठा रहा था उनके जवाब को जब मुख्यमंत्री ने दिया है तो फिर उसको किस तरीके से देखा जाए। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन मलिक जी, स्वागत आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितिन सिंगला जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी, आपका भी स्वागत। और मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज राठी जी, आपका भी स्वागत है। रमन जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उन तमाम विषयों का जवाब देने की कोशिश की जो कि विपक्ष लगातार उठाता रहा। लेकिन अभी भी विपक्ष के वही आरोप हैं और उनका कहना यह है कि चाहे कर्ज का मुद्दा हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर विषय पर आपकी सरकार वो काम कर नहीं पाई जो वायदे आपने किए थे। कैसे इसको देखा जाए और आज के मुख्यमंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? रमन जी, पुरानी कहावत है जी, अक्ल का अंधा और नाम नैनसो। बात वही है कि आप तथ्यों के आधार पे अपने आप को आपको याद कराता हूं, मोदी जी ने एक बहुत सुंदर वक्तव्य रखा था कि आपने अगर किसी की आलोचना मात्र करनी हो तो उसके लिए सिर्फ आपको अपनी जीवा हिलानी है, लेकिन अगर आपने उसका खंडन करना है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो आपको उसको पढ़ना, समझना, अपना मस्तिष्क लगाना, अपने सामान्य ज्ञान और अपने स्मरण शक्ति को इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करके आपको उसका खंडन करना पड़ेगा। अब उतना काम कौन करे साहब? उतना काम करेंगे थक नहीं जाएंगे रजवाड़े सारे। तो बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने तो हर आंकड़ा रख दिया, और अगर इनको ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने गलत आंकड़ा रखा है तो ये फिर उसकी जांच पड़ताल करें कि कैसे गलत है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जो कांग्रेस ने इससे पिछले सदन में सवाल उठाया था कि हमारी विधानसभाओं में काम नहीं करा गया, मैंने आरटीआई के माध्यम से सारा आंकड़ा मंगवाना शुरू कर लिया हुआ है और वो इतना बड़ा पोथा बन गया हुआ था, और मैं बहुत जल्दी उचित समय पे वो सारा का सारा मीडिया के सामने रखूंगा। और फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि सदन की अगर गरिमा और सदन के प्रोटेक्शन के बिना ये सारे के सारे जो विधायक बोल रहे थे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं हुआ, वो प्रोटेक्शन लूज करके ये बताएं और सामने आए ऑन रिकॉर्ड कि क्या कहा था और क्या फैक्ट है, और उसके बाद जब गलत साबित हो तो सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दें। उसमें हुड्डा साहब भी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ों को लेकर के चूंकि सवाल रहते हैं तो इसको और थोड़ा समझते हैं नितिन जी, क्योंकि जो बात आप लोग कहते रहे, आज भूपेंद्र हुड्डा से भी हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जो आंकड़े सरकार दे रही दरअसल उस पर उनको भरोसा नहीं, और इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि तो कर्ज को लेकर के श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, आप ये कहते हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। इन सारी बातों को मुख्यमंत्री अब ये कह रहे हैं डाटा के साथ कि देखिए आप लोग गलत बोल रहे हैं। कैसे देखा जाए और किस पर भरोसा किया जाए? आप जो डाटा रख रहे हैं मुख्यमंत्री कहते हैं वो गलत है, मुख्यमंत्री जो फैक्ट रख रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, फिर कैसे जनता भरोसा करे कि कौन सही कह रहा? सिंगला जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि ऐतिहासिक देश के अंदर ऐसा काम हुआ है जो हरियाणा सरकार ने करके दिखाया, वो ये कि बेरोजगारी दर में 33% का भी आंकड़ा क्रॉस कर, और वो भी सीएमआई की रिपोर्ट है, जिस सीएमआई की रिपोर्ट को हरियाणा के अंदर तो ये दरकिनार करते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी उसका प्रचार करते हैं। और जिस तरीके से बेरोजगारी दर में बढ़त हुई, कहाँ हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था रोजगार पैदा करने में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मदर यूनिट के आने में, आज वो रोजगार खत्म हो चुके हैं। पिछले 8 वर्षों के अंदर हरियाणा के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब, चाहे वो बहादुरगढ़ हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो कितनी भी IMTs हो,
वहां पे कोई भी बड़ी मदर यूनिट ने आने का काम नहीं करा। आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में बात रखी, उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर सरकार सच बोल रही है तो सरकार को श्वेत पत्र जारी करने में क्या परहेज है? आखिरकार सरकार जो हरियाणा के लोगों का टैक्स, जिससे हरियाणा का विकास हो सकता है, जिससे हरियाणा के लोगों को रोजगार मिल सकता है, आखिरकार सरकार को श्वेत पत्र जारी करने में, ये बताने में कि जो करोड़ों रुपए का कर्ज जो इन्होंने लिया आखिरकार वो किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करने में और सही आंकड़े पेश करने में मुख्यमंत्री को परेशानी क्या है? तीसरी बात, जहां तक बात रही बार बार आंकड़ों की, सच्चाई ये है कि 2014 से लेके अब तक 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने जो छोड़ा था, उसको आज 3 लाख करोड़ से ऊपर इन्होंने कर्ज को पहुंचा दिया। आखिरकार ये बताएं कि हर वर्ष जो इतना कर्ज लिया जा रहा है वो कहां पर, किस डेवलपमेंट में, किस विकास कार्य में, कितनी IMTs ये लाए, कितनी इन्होंने रोजगार पैदा करने की? क्योंकि देखिए जहां तक रोजगार की बात है तो हरियाणा नंबर 1 रहा पेपर लीक के अंदर। जितने पेपर लीक हुए पिछले इतने वर्षों के अंदर, जितने पेपर लीक हुए, शायद ही इतिहास में किसी राज्य में किसी सरकार के कार्यकाल में हुए हों। आज तक इतने पेपर लीक होने के बावजूद, रमन जी एक सेकंड, पहले सिंगला जी की बात आ जाए, आप आराम से अपनी बात रखें। हाँ सिंगला जी, आपके HSSC के बोर्ड के खुद ऑफिशियल रंगे हाथ पकड़े जाते हैं रिश्वत के साथ, जो कि एक सबसे बड़ी एजेंसी है, सरकार का एक अंग है, जिससे गरीब वर्ग, मध्य वर्गीय परिवार के लोग अपने लिए नौकरी की आशा रखते हैं और वहां पर रंगे हाथ पैसों के साथ में पकड़े जाते हैं अधिकारी। सरकार ने आज तक उसके ऊपर लेकिन सिंगला जी, मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि आंकड़े पर भाई जनता कैसे, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई ये सही आंकड़े बताएं, जब सरकार बता रही है आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, तो सही आंकड़े कौन रख रहा है, इसको कौन तय करेगा? देखिए सही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया आपने और जो अहम विषय उठाए, उन सारी बातों को ही तो डाटा और फैक्ट से साथ रख रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन आप कहते हैं कि ये फैक्ट सही नहीं है, तो सही फैक्ट क्या है, ये कौन निर्धारित करेगा? मैं बताता हूं, सही आंकड़े अगर रखने हैं तो मुख्यमंत्री को उसके लिए श्वेत पत्र जारी करना पड़ेगा। जब तक मुख्यमंत्री राजनीतिक परिभाषा से अलग हटकर, और जब तक इसे विधानसभा की पटल पर या तो ऑन रिकॉर्ड या श्वेत पत्र के साथ जब तक जारी नहीं करेंगे, जब तक हरियाणा की जनता, आप ये कह रहे हैं बिना श्वेत पत्र के आप भरोसा नहीं करने वाले हैं, ठीक है विवेक जी? नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है कि हर वर्ष, क्योंकि जब ये सरकार चली जाएगी और उसके बाद में हरियाणा के कंधों पे जो कर्ज ये छोड़ के जाएंगे वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर इस सरकार को, इस विनाशकारी नीति को रोका नहीं गया तो ये आने वाले भविष्य में जो आने वाले, चलिए ठीक है, जो नई पीढ़ी है, अब आपने अपनी बात रखी, मैं इसका और जवाब लेता हूं। विवेक जी, एक तो श्वेत पत्र की मांग पर विपक्ष अभी भी अड़ा है, और दूसरा ये कि जो डाटा सरकार के तौर पर आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल रख रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं विपक्ष को। कैसे इसको हम लोग देखें विवेक जी? आयुष जी, समय समय पे बारी बारी इनके द्वारा आरोप लगाए गए, फलाना घोटाला कर दिया, ढमकाना घोटाला कर दिया, जब आती है फैक्ट्स की बात तो इनके पास फैक्ट्स नहीं होते। अभी मैं सुन रहा था वही काम इनके प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठ के करने का काम कर रहे हैं कि कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई ऐसा वो नहीं हुआ। मेरे भाई, अगर आपको नहीं पता तो आपने गुड़गांव फरीदाबाद का जिक्र किया, खरखोदा जहां से आप हमेशा वोट लेते रहे, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट लेते रहे, वहां पे भी हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम किया और मारुति को लाने का काम किया। शायद मारुति से बड़ा कोई प्लांट नहीं होगा। आज के दिन जो लोग कहते थे कि मारुति हरियाणा छोड़ के चली गई है, और फिर कहने लगे इनके लीडर कि हाँ वहां तो पानी में नमी थी इसलिए वापिस आ गई, आज के दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है, और जितना निवेश इनके समय के 10 साल में नहीं आया था उतना पिछले 8 साल में, तो उससे कई गुना उस पिछले 8 साल में आ। आज बातें तो की जा रही हैं, फैक्ट्स कोई नहीं है। फैक्ट्स आपके पास हो, फैक्ट्स के ऊपर आप बात कीजिए, सिर्फ हवाई बातें, फलाना घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया। जनाब आप फैक्ट तो लेके आइए। फैक्ट के बिना बात करेंगे तो उससे नहीं चलेगा। बारी बारी मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात कही, उप मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात की कि फैक्ट तो बताइए। फैक्ट होते नहीं, सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति जानती है किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, किस तरह आरोप लगाने का काम करते हैं, बिना बात के पतंगड़ बनाने का बात पे ये काम करते हैं। आज के दिन रोजगार की ये बात करते हैं। जब माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए हम 75% रोजगार का कानून लेके आएंगे,
उस समय पे इनके नेताओं ने कहने का काम किया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता। और जब विधानसभा के अंदर उसे कानून बनाने का काम किया गया तो इनके नेताओं ने अपने लोगों को कोर्ट में भेजने का काम किया। आज कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। इन्होंने कोई भी सरकार ने अच्छा काम किया उसके ऊपर इन्होंने आरोप ही लगाया, कभी तारीफ तो इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज कांग्रेस को तो मेरी एक ही सलाह है, आप इतना समय सरकार की आलोचनाएं ढूंढने में लगा रहे हैं, करने में लगा रहे हैं, इतना समय अपनी पार्टी के ऊपर दे लीजिए। बहुत आज जो हालात आपकी पार्टी के हैं वो जग जा ही रहे। तीन प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद आपके पास संगठन नहीं है। हर बार कह दिया जाता है कि 30 दिन में संगठन बन जाएगा, 3 महीने में। लेकिन विवेक जी चलिए ठीक है, ये तो भाई उनकी पार्टी का मामला है, वो अपनी पार्टी को देखेंगे उनको क्या करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भी कह रहे हैं या रमन मलिक जी भी कह रहे हैं या मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि भाई हमने इस विषय पर काम किया, विपक्ष की अगर एक डिमांड है कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, तो फिर क्यों नहीं कर देते हैं? अगर उसमें सब कुछ सही है, आपको लग रहा है सब कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताने का काम किया। अगर कोई चीज में गड़बड़ हो तब उसका श्वेत पत्र जारी किया जाता है। श्वेत पत्र जारी किया ना 2015 में जो श्वेत पत्र जारी हुआ था उसका आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए? 2015 में जो श्वेत पत्र जारी किया गया था उसका जवाब दे दीजिए, आज तक इनके पास नहीं है। श्वेत पत्र तब जारी होता है अगर कोई कमी पेशी। आज सरकार पूरे आंकड़े देने का काम कर रही है, आंकड़े तो दे दिए गए, उन्हें पढ़ेगा कौन? पढ़ने का इनके पास टाइम नहीं है, सिर्फ आरोप लगाने का टाइम। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो कि विपक्ष के तौर पर आप लोग भी बराबर उठाते रहे, चाहे आप लोग बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हो, किसान के मुद्दे की बात करते हो, परिवार पहचान पत्र की बात करते हो। आज एक एक बातों का बड़ा स्पेसिफिकली और डाटा के साथ मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, कैसे इसको अब विपक्ष देख रहा है? आयुष जी, मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी की वही रटी रटाई बातें हैं, वही उन्होंने दोहराने का काम किया है। जनता को संतुष्ट करने के हिसाब से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये साथी बार बार कहते हैं कि श्वेत पत्र तभी जारी किया जाता है जब कोई गड़बड़ हो। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आपने सुनवाया, वो भी स्वयं यही कह रहे कि अगर कोई गड़बड़ ही नहीं है, हमारा तो बजट ही श्वेत पत्र है, तो श्वेत पत्र जारी करने की बात था। ये भी सब जानते हैं, लेकिन बात को गोल मोड़ करने का प्रयास होता है। इनका श्वेत पत्र मतलब होता है किसी विशेष मद का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना, और वो का जो मौका होता है वो ये होता है जब जनता को विश्वास ना हो, विपक्ष को विश्वास ना हो, विपक्ष को लगता है यहाँ कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए वो सरकार से हिसाब मांगती है कि कितना पैसा आया, कहाँ बचा, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो हिसाब किताब हम मांग रहे हैं। इसमें गड़बड़ है नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं है कि इसका सही प्रयोग हुआ है। उस विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए श्वेत पत्र देने में क्यों दिक्कत आ रही है, इसका मतलब गड़बड़ है, इसलिए श्वेत पत्र जारी नहीं किया जा रहा। आयुष जी, लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है 5 साल। 5 साल के बाद जनता के बीच में ये लोकतंत्र जो बुलाता है ना, और वो प्रदेश और देश की जनता के सामने सब कुछ है। मैं डिबेट में यहाँ क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात जनता ने मान ली और सरकार कह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की बात भी जनता ने मान ली। सरकार दर्पण है और वो हर बात का बड़ा विश्लेषण करती है। इसीलिए 2024 में जब आम चुनाव होते हैं तो जनता जो है अपना फैसला सुनाती है और वो सब कुछ जानती है। वो किसको आशीर्वाद दे, व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाएगा, क्यों लाना चाहिए था, वो सब हिसाब जनता करेगी। अब इनकी जो है ये भूमि खराब हो चुकी है, इसलिए ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिसाब अगर जनता मांगती है तो लोकतंत्र में हिसाब दिया जाना चाहिए। दूसरी बात आयुष जी, अब ये कहते हैं बेरोजगारी की हमने इतनी रोजगार दे दिया जो 10 साल में नहीं दिया गया था इतना। अरे भाई ये देखिए, इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, जो कि एक सरकारी ठेकेदार बना दिया गया है, उसके माध्यम से 1 ईयर के लिए ये अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उसको रोजगार में गिनने का काम कर रहे हैं। आज आयुष जी, प्रदेश की जनता इतनी परेशान है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के। हाँ, इन्होंने रोजगार तो दिया लोगों को, रोजगार क्या दिया, सबके पूरा प्रदेश सुबह कागज हाथों में पकड़ता है और दफ्तरों के आगे लाइन में खड़ा हो जाता है। ये रोजगार दे दिया, खाली तो नहीं छोड़ा किसी को, लाइनों में लगा दिया सभी को लाइनों में, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो पीपीपी की
और चाहे वो पेंशन की बात हो, इतना सिस्टम गवर्नमेंट का बना दिया जैसे कि हमारा हरियाणा जो है ना इतना वेल एजुकेटेड है, यहाँ का बच्चा सब कुछ जानता है। गांव में लाइट इनके नहीं होती, नेटवर्क इनका काम करता नहीं, कौन लोग इतने पोर्टलों के साथ काम कर जाकर के देखिए आयुष जी, जनता खून के आंसू रो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, दफ्तर में जाओ पोर्टल नहीं चल रहा है। भाई मैंने ये प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम हो गया। किसी की शादी होगी उसका नाम कटवाना है, किसी की बहू आ गई उसका नाम ऐड करवाना है, किसी की मौत होगी उसको हटवाना है, कोई पैदा हो गया उसको जुड़वाना है। अरे कितना लंबा प्रोसेस है। ऐसी गंदी नीतियां आयुष जी लेकर के आए हैं जो कि चल ही नहीं सकती। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आयुष जी पहली कलम से ये प्रॉपर्टी आईडी, पहले कलम से परिवार पहचान पत्र खत्म होगा। ये दुनिया को बिल्कुल परेशान करके इन्होंने रख दिया। हर दफ्तर में जाओ 100 रुपए सीएससी सेंटर वाला मांगता है, फिर उसमें कहेंगे ऑब्जेक्शन लगवाओ, फिर कहेंगे ऑब्जेक्शन दूर करवाओ, फिर कहेंगे अभी पोर्टल नहीं चल रहा है। पूरे प्रदेश को फाइल लेकर के लाइनों में खड़ा करने वाला रोजगार देने का काम किया है और इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। नहीं तो विजय रेड्डी जी, आपका मानना यह है कि समय के साथ जो चीजें बदल रही हैं उसमें इन सारी चीजों को नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए? भाई समय के साथ तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, पहले जो होता था अगर वैसा ही होता रहता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आयुष जी, जो चीज बदलनी चाहिए वो तो बदली नहीं जा रही। आप रोजगार क्रिएशन करते नहीं, आपने ये कहा कि आप सब बंद कर देंगे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उसका और कोई बेहतर ऑप्शन निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है, या दोनों व्यवस्थाएं आप ऐसा कहें कि इतनी बढ़िया हो जाएं कि ऑनलाइन भी हो जाए ऑफलाइन भी हो जाए, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन एक चीज बंद कर देंगे हम पुरानी पे चले जाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि कोई तार्किक बात नहीं हुई। कैसे फिर आप प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे? प्रॉपर्टी आईडी भी तार्किक नहीं है आयुष जी, बिल्कुल तार्किक नहीं है। और ये ई टेंडरिंग, ये पीछे कदम लेने पड़ते हैं सरकार ने हर जगह। ई टेंडरिंग मैं कहता हूं, फिर मैं आपके साथ डिबेट में बैठूंगा, कितना भ्रष्टाचार ई टेंडरिंग में होगा वो देखना। आप सरपंचों को तो चोर बताने का काम करते, ई टेंडरिंग में आप ये देख लीजिए में उठान हो रहा है, कितना उठान हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों रुकावट आई? ये सारी ई ट्रेडिंग का काम है, ई टेंडरिंग के काम है। ये बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकार के साथ मिले होते हैं, मगरमच्छ, आम आदमी को कुछ कह नहीं सकता, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता और वो अपनी मर्जी चलाते हैं। ये जो नीति ठीक है, कुल मिलाकर के रेडू साहब आपका कहना ये है कि ये जो पोर्टल या जो ऑनलाइन या जो ई टेंडरिंग इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उससे जनता परेशान हो रही है और सरकार को इसलिए इन सारे विषयों को समझना चाहिए। ठीक है, राठी जी कैसे देखते हैं आप? आज मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, आप लोग जो आरोप लगाते हैं। देखो मुख्यमंत्री जी एक बात तो मान गए ना कि बहुत कम नौकरियां दी हैं। मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में क्या वायदा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, दी कितनी? आज तो खुद अपने मुंह से बताया कि इतनी नौकरी दी, 8.5 साल होगी। मैं तो एक बात कहूंगा, आज हरियाणा के अंदर 20 लाख लोग बेरोजगार हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। जब हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है तो ये किसकी बदौलत है? 8.5 साल तो बीजेपी को हो गए बैठे हुए, तो बेरोजगारी के जिम्मेवार तो ये हैं। और जो 75% आरक्षण का नारा लगाने वाले हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछूं, आपने कितने लोगों को कंपनियों में नौकरी दी? को डाटा है आपके पास? बताओगे आपने 10, 20, 100, 200 कितने बच्चों को नौकरी दी है? सिर्फ बातें ही बातें करने के लिए बने हो क्या? कई बातें ऐसी हैं जो ये सरकार जो है गलत काम कर रही। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इस सरकार ने एसडीओ तो बाहर के लगाए हैं पर चपरासी हरियाणा के लगाए हैं। ये क्यों है? बाहर के लोगों को नौकरियां क्यों देने अफसर क्यों लगाए जाते हैं? यूनिवर्सिटियों में वीसी बाहर तक लगाए जाते हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर जब फिर नौकरियां मिलती है तो वीसी हस्तक्षेप करके अपने आदमी लगाते हैं। हरियाणा का बुरा हाल कर रखा है। मैं तो कहूंगा कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। इसका रिमोट जो है वो केंद्र सरकार के पास है और वो इसको चलाती है। और कमजोर मुख्यमंत्री भी कहूंगा मैं, जो दिल्ली के इशारे पे चलता है, दिल्ली के कहे अनुसार चलता है और बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी देने का काम करता है। यहाँ का बेरोजगार भटकता फिरने लग रहा है। यहाँ के बेरोजगार को पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं कि पकौड़े की दुकान खोल लो, आलू की दुकान खोल लो, सब्जी की दुकान खोल लो। मैं इनको एक बात कहूंगा, आप लोगों को वोट किस लिए दिए? क्या हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने के लिए दिए? फिर ये कहते हैं कि हमने इतना काम किया, इतना काम किया है। मैं इनको एक छोटी सी बात याद दिला देता हूं, आप कंपटीशन करो काम का। हमने पंजाब के अंदर 1 साल में कितना काम किया हम आपको गिनाते हैं। हमने वहां बिजली फ्री दी है, हमने वहां कच्चे कर्मचारी पक्के करे हैं, हमने पुरानी पेंशन बहाल करी है, वहां 35,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। 1 साल की बातें हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर हमने वहां इतने काम किए हैं कि ना 8.5 साल में नहीं किए। तो फिर ये क्यों नहीं करते? और फिर कर्जा
3.5 लाख करोड़ के करीब है हरियाणा सरकार के ऊपर। तो फिर ये कर्जा का जो पैसा था कहां गया? कोई एक काम गिनाए। आज सभी नेताओं को पता है कि हरियाणा के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। मैं तो एक बात कहूंगा, जब कहीं पैसा आपने लगाया नहीं तो कर्जा कहां से आ गया? आपने कोई बिजली खरीदी हो, कोई कच्चे कर्मचारी बहाल करे हो, कोई और कुछ करे हो, उल्टा बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया है पीपी के आधार पर। मैं तो कहूंगा कि ये पीपी नहीं, ये सच्चाई है, ये तो गले का फांस है, गले का फांस। ये बनाने से पहले आप सारी त्रुटियां तो दूर कर लेते। किसी अनपढ़ आदमी को बिठा के उसने रिक्शा वाले की इनकम 8 लाख दिखा दी, किसी की मजदूर की इनकम 5 लाख दिखा दी, उनके राशन कार्ड काट दिए, उनके बच्चों को जो बेनिफिट मिलता 5 नंबर का आर्थिक आधार पर वो कट गया। कितने लोगों को नुकसान इन चीजों से हुआ है, ये तो खुद इनको अपने अंदर झांक लेना चाहिए। मैं इनको एक सलाह देता हूं, आप अच्छी योजना ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योजना लाने से पहले उसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर लिया करो। आप बिना तैयारी के कोई योजना आप एक होमवर्क प्रॉपर नहीं करते, नुकसान होते हैं, रमन मलिक जी, श्वेत पत्र आपको लाना चाहिए, तैयारी नहीं करते। श्वेत पत्र लाना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो फिर भाई श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? विपक्ष अभी भी उसी पर अड़ा है। भाई विपक्ष तो बोलेगा मुझको चांद ला के दो, विपक्ष बोलेगा मुझको मंगल ग्रह ला के दो। ये तो वो बच्चा है जो कुछ ना कुछ एक चीज दोगे तो दूसरी मांगेगा, दूसरी बोलोगे तीसरी मांगेगा। एक चीज तो दे रही है मलिक साहब, कोई अरे शांति रख भाई, भाई अब शांति रख, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सही बातें बताओ। चलिए ठीक है, इस तरह झूठ मत बोलो, बच्चा मत बोलो किसी पार्टी को। आप कितने बड़े हो? आपको शर्म आती है किसी पार्टी के बारे में बच्चा बोलना? आपको आप कितने बड़े हो? आप भी तो बच्चे थे कल परसों, सरकार आगे तो घमंड आ गया। थोड़ी शर्म कर लो के लिए पहले। ठीक है मनोज जी देखिए, उसके लिए तो चुनाव होते हैं ना, वो जनता तय करेगी कौन बड़ा है कौन छोटा है। मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे पे। मैं इनके बीच में बोला था, इनको बोले थोड़ी हिम्मत रखें सुनने के लिए। फिर बोलना तो दिल्ली का हाल ये बताएं कि एक तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर 12 लाख 15 लाख नौकरियां का भाषण देता है, मुख्यमंत्री कोई और भाषण देता है, और सबसे मजेदार बात ये होती है कि आंकड़े बताते हैं कि 30,000 नौकरियां गई, 40,000। तो ये कौन से ईमानदारी की बात करते हैं? ये वो लोग हैं जिनकी पैदाइश राजनीतिक क्षेत्र में झूठ से हुई, अवसरवाद से हुई, और ये लोगों के ऊपर परजीवी बन के रहते हैं। तो इनके बोलने से अगर हमारे को या इस देश की जनता का कोई खराबा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पंजाब भी इनके चंगुल से बहुत जल्दी छूट जाएगा, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन जहां तक बात आ रही है, अरे फिर बीच में बोलने की बुरी आदत है, वर्बल डायरी है क्या? तो ये जो है, ये जो बात करते हैं ना कि ट्रस्ट नहीं है हमको, ये नहीं है। अरे भाई अगर हमारे आंकड़े दिए हुए ट्रस्ट नहीं है तो एक चीज होती है आरटीआई। नॉर्मली पढ़े लिखे लोग वो आरटीआई लगा लेते हैं और वो डर के विधानसभा के प्रोटेक्शन में अपने अटैक नहीं बोलते, वो चीता ठोक के बोलते हैं कि तुमने ये करा, क्योंकि उसको पता होता है चौन्नी छाप राजा को कि उस चौन्नी छाप राजा ने प्रोटेक्शन में बोलेगा तो फिर से नाक रगड़ के माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए चौन्नी छाप राजा जो है वो दिल्ली विधानसभा की प्रोटेक्शन में बोलता है। अब मैं आपसे बात ये पूछता हूं कि जो हरियाणा का पानी का पैसा आपने देना है दिल्ली ने, वो कब तक देंगे? वो आज तक नहीं दिया। कनाल के पैसे नहीं दिए, उसको भी छोड़ दीजिए। शीला दीक्षित जी ने, मरहूम ने काम कराए थे, आपने उनको करप्ट बोला था। उन्हीं कामों के ऊपर, उन्हीं अप्रूवल्स के ऊपर आप लोग अपने आप को दिखा रहे हो कि हमने बड़ी विकसित दिल्ली बनाई है। उसके लिए बता दो, क्योंकि हॉस्पिटल द्वारका वाला शीला जी ने बना के गई थी, तो आपने क्या करा? अब आ जाते हैं बात जो प्रदेश की है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए तो आप वो चौन्नी छाप राजा मत बनिए। आप तो ये काम करिए कि आप उन आंकड़ों को प्रदेश के सामने गलत साबित करिए, और अगर नहीं कर पाए तो फिर इंतजार करिए, कोई ना कोई रास्ता दिखेगा।
लेकिन तब तक अलूल झलूल बोलने से अच्छा है कि कुछ थोड़ा दिमाग लगा के सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें, राहुल गांधी ना बने। लेकिन रमन मलिक जी, एक तो जो नौकरी वाली बात थी उसमें ये सीएमआई का डाटा रखते हैं कि भाई सीएमआई का एक डाटा आप मानते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि देखिए ये डाटा है, इससे हमने प्रदेश के अंदर इतने रोजगार दिए, उसको आप हरियाणा में झुटला देते हैं। इसलिए सीएमआई के आंकड़े को लेकर के हम लोग देखते हैं हमेशा विरोध होता है, आप मानते नहीं, ये कहते नहीं वो डाटा कांग्रेस की हरियाणा में क्या पोजीशन है और यूपी में क्या है? यूपी में 0 है, हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल का हैसियत है। दोनों जगह जिस प्रकार से सीएमआई कांग्रेस का अंग है वो उसको अपने बेनिफिट के हिसाब से यूज करती है, और ये सामने है कि कांग्रेस को ये जरूरी है कि हुड्डा साहब को वो उनको स्टेबिलिटी दे, क्योंकि नहीं देती तो उम्मीद हरियाणा से भी खत्म हो जाएगी। और जो कर्ज लिया रमन मलिक जी, वो कहाँ खर्च किया है? तो विपक्ष कह रहा आपने लगाया कहाँ, पहले वो तो बता दीजिए, वो तो कहीं दिखता ही नहीं प्रदेश के अंदर पैसा कहाँ गया। इस प्रदेश के अंदर जितनी चीजें बनी हैं मैं तो आपको दिखाने को तैयार हूं, और ये मेरे पास सारे आरटीआई के जवाब हैं, जो अभी तो ये सिर्फ बीएनआर के हैं साहब, अभी बाकी रिपोर्ट छोड़ दीजिए, ये सारे बीएनआर के आंकड़े हैं आए हुए। बहुत जल्दी मैं इन लोगों का जो इन्होंने विधानसभा में खड़े होके ये बोला था कि हमारे पास कोई काम नहीं हुआ, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि इन लोगों को एक आदत हो गई है झूठ बोलने की, वो आदत इन्हें छोड़नी पड़ेगी। ईमानदारी की राजनीति करे, बेईमानी की राजनीति ना करे, प्रदेश के साथ बेईमानी मत। सिंगला जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता की जो भाषा है वो एक नेशनल चैनल के ऊपर एक इस दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है, किसी भी रूप से ये डिबेट नहीं, और ऐसा लगता है कि ये चापलूसी से लिप्त हुई एक स्पीच है जो रटी रटाई सिखा के भाजपा के लोगों ने इनको भेजी है। किसी को बच्चा बता रहे हैं, किसी को चवन्नी छाप बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगली दफा आए तो थोड़ा सा शिष्टाचार सीख के आए कि कैसे प्रवक्ता के रूप में यहाँ बात की जाती है। दूसरी बात, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए जरा, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए, आप सुनिए, अब आप सुनने की क्षमता रखिए, आप भाजपा वालों को सुनने में दिक्कत होती है। सबसे पहली बात, सीएमआई की रिपोर्ट, यूपी में योगी आदित्यनाथ शायद भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लाखों बोर्ड एडवर्टीजमेंट अखबार के अंदर, टीवी के अंदर चल रहे हैं, रोजगार में देश में दूसरे नंबर पे यूपी आया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं सीएमआई की रिपोर्ट झूठी है। शायद बता दें, सरकारी एजेंसी के थ्रू, ये सरकारी एजेंसी की चैनल के द्वारा माध्यम से सीएमआई की रिपोर्ट जारी की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आप बात कर रहे हैं विकास की, आप लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या डर है? चोर चोर मुसेरे भाई, आप और झचपा ये चाबी वाले मिलकर जिस तरीके से प्रदेश को आप लूटने का काम कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज आपने लोगों को ले लिया। आज जो हरियाणा के अंदर पहला बच्चा जन्मा जाता है उसके ऊपर 16,580 रुपए का कर्ज लेकर वो पैदा होता है, और आप लोग अपने आप को दूध से धुला बता रहे हैं, आप किसी को चवन्नी छाप बता रहे हैं। क्या डर है आपको? क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी कर देते? क्यों नहीं देश की प्रदेश की जनता को बताते थे कि जो करोड़ों रुपए हाउस टैक्स के माध्यम से, रोड टैक्स के माध्यम से, करोड़ों रुपए जो जीएसटी के नाम से, जो स्टेट जीएसटी के नाम से जो यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, आखिरकार वो लग कहाँ रहा है? आप बात कर रहे थे अभी जेजेपी के प्रवक्ता, बिना आंकड़े के बात करने की बात है। आपने इतनी छोटी सी टुच्ची सी बात करी, खरखोदा में मारुति। तो मेरे भाई आपको बता दें, मारुति को प्रदेश में लाने वाली कांग्रेस सरकार, हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। बीच में ना बोले आप, इसके नहीं, बीच में अगर आप गलत बोलेंगे आपको टोकनी में कम करूंगा। सुनिए पहले, बाद में बोलिएगा, इसके बाद बोलिए। दूसरी बात, आप चली गई हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में आईएमटी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा करी कि आप यहाँ पे चोनी की मदद, आज तक मदर यूनिट एक एक करके अमूल यहाँ से जाने को तैयार है। प्रदेश के अंदर लूट की राजनीति, फूट की राजनीति नहीं। लेकिन नितिन सिंगला जी, जब इतनी आसानी से आप लोग एक दूसरे के आंकड़ों को नकार देते हैं, नितिन जी, जब आप लोग एक दूसरे के आंकड़ों को जब नकार देते हैं इतनी आसानी से, मुझे बताइए श्वेत पत्र भी जारी हो जाएगा, क्या गारंटी है उसकी कि आप कहेंगे अगर आपके हित में नहीं है या आपके पक्ष में नहीं तो आप कह देंगे ये भी झूठा है? आयुष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, निखालस झूठ सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज आपने लोगों को ले लिया। आज जो हरियाणा के अंदर पहला बच्चा जन्मा जाता है उसके ऊपर 16,580 रुपए का कर्ज लेकर वो पैदा होता है, और आप लोग अपने आप को दूध से धुला बता रहे हैं। क्या डर है आपको?
अगर श्वेत पत्र जारी करके सही आंकड़े पेश किए जाएं कर्ज के और विकास के, पता लगे नहीं, आपने कहा अगर श्वेत पत्र जारी करके सही आंकड़े, क्योंकि सरकार जो आंकड़ा देगी अगर वो आपके फेवर में नहीं तब तो आप उसको झुटलाएंगे ही झुटलाएंगे। नहीं, हम क्यों झुटलाएंगे? श्वेत पत्र जारी करें मुख्यमंत्री। दूसरी बात, जो कर्ज लिया जा रहा है वो पिछले 8 वर्षों में लिए हुए कर्ज को चुकाने के लिए लिया जा रहा है हर वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और तीसरी बात, आप लोगों ने केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जिला परिषद में आपकी सरकार, लोकल बॉडी में जब सभी जिलों में आपकी सरकार, आपने केंद्र से ये अनाउंस करा अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहां गए 8 साल में 16 करोड़ रोजगार? आपने मैनिफेस्टो में 5 लाख रोजगार बताए, कहां गए वो रोजगार? और जवाब दें भाजपा और जेजेपी के कार्यकर्ता मेरे बोलने के बाद कि आखिरकार जो रंगे हाथ आपके एचपीएससी के चेयरमैन के ऑफिस से पैसे पकड़े गए, वो अधिकारी किसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, किसको वो पद दिए जा रहे थे? बताया जाए कि जो पिछले 8 साल में 32 पेपर लीक हुए हैं, उन 32 पेपर लीकों पर श्वेत पत्र आपको चाहिए, लेकिन बात वही है ना कि आंकड़ों पर भरोसा कैसे, कौन किसके करेगा? विवेक जी। आयुष जी, कर्जा कर्जा कर्जा, इन्होंने और इनके नेता ने कर्जा लगा रखी है। जरा ये भी बताने का काम कीजिए कि पंजाब में कितना कर्जा था जब आप छोड़ के गए हैं, और राजस्थान में कितना कर्जा है आज जो आप बातें कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश जो तय सीमा है उससे नीचे कर्जे में। आज के दिन विकास कार्य की जा रहे हैं, ये बातें तो कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अभी कह रहे थे विकास कार्य हो नहीं रहे, कंपनी आ नहीं रही, रोजगार आ नहीं रहा। जब मैंने एक ही अभी कंपनी का नाम बताने का काम किया, मारुति का, तो हमारी सरकार में आई थी। अरे अपने नेता को बताइए जिसको ये नहीं पता कि वो कहता है कि पानी में नमी होने के कारण मारुति वापिस आ गई, कभी कहता है यहां से चली गई। आप उसको बताने का काम कीजिए कि मारुति को लेके आने वाला कौन है, हमें ना बताइए। आज के दिन यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो हाँकते हैं, आप आंकड़ों की बात जब आती है, आंकड़े आपके पास होते नहीं है। हर बार आयुष जी आरोप लगाया जाता है फलाना घोटाला हो गया, ढमकाना घोटाला हो गया। 3-3.5 साल में हर 6 महीने में एक नया घोटाला लेके आ जाते हैं। जब इनसे फैक्ट्स मांगे जाते हैं, फैक्ट्स इनके पास होते नहीं, बातें करा लो ऊंची ऊंची। अभी मैं सुन रहा था इनेलो के प्रवक्ता साथी भी, जनाब आपकी तो अगर बात ना करें तो अच्छा है। अभी कह रहे थे हम आएंगे, हम आते ही सारे पीपीपी को खत्म कर देंगे। ये वही लोग हैं जिनके नेता कहते थे हम मीटर को उखाड़ के जोड़े में फेंकने का काम करेंगे, बिजली के मीटर को। आज ये कह रहे हैं हम प्रॉपर्टी आईडी, हम परिवार पहचान पत्र, सब कुछ खत्म करने का। जनाब, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आपने आना जाना कहीं है नहीं, एक सीट अपनी है, वो भी आपकी जाती रहेगी। आज के दिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जनाब, अगर आप पंजाब का जिक्र करते हैं और पंजाब का उदाहरण देते हैं, जो हालात आपने पंजाब के पिछले 1 साल के अंदर बढ़ा के रख दिए, वैसे हालात के लिए पूरा हरियाणा प्रदेश आपके आगे हाथ जोड़ता है। हमें नहीं चाहिए जो आपने वहां माहौल बना के रख दिया, डर भय का माहौल आपने बना के रख दिया, वैसे हालात हमें नहीं चाहिए। अभी रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल आपने बहुत बढ़िया शब्द यूज किया। रिमोट कंट्रोल चल रहा है, अरविंद केजरीवाल का रिमोट कंट्रोल चल रहा है, भगवंत सिंह मान बैठा हुआ देख रहा है। जो आपने रिमोट कंट्रोल की बात अच्छी करी। आप अगर इतने हरियाणा की हितैषी होने की बात करते हैं, उस समय क्यों चुप हो गए जब भगवंत सिंह मान ने बैठते ही कहा कि हरियाणा को चंडीगढ़, हमारे हरियाणा का कोई हक नहीं है चंडीगढ़ पे, और पंजाब यूनिवर्सिटी से जब हमारा खींचने की बात हुई तब आप चुप रहे, तब आपके किसी नेता ने बात नहीं की। जब SYL का जिक्र आता है, आपके नेता हिसार में आके, राठी जी आपके हिसार में आके आपके नेता कहते हैं पंजाब, हम हरियाणा को पानी दिलाएंगे, और पंजाब में जाके कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है। आप बातें कर रहे थे होमवर्क की। अरे होमवर्क अपने नेता को भी कह देते, जब एक्साइज पॉलिसी बनानी थी उस टाइम भी होमवर्क कर लेते। आज सरकार को दुहाई देने की जरूरत नहीं थी कि सरकार ने ऐसे कर दिया और सरकार ने वैसे कर दिया। आज सिर्फ और सिर्फ झूठ के पुलिंदे जितने मर्जी बुलवा लो, झूठ के पुलिंदे देने का काम कर रहे हो आप। हरियाणा के हकों की आप अगर सोचते हैं बात करने की, सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पंजाब से हरियाणा के हकों का पानी दिलवा दीजिए, आपको घर बैठे लोग जिता देंगे। पंजाब में कहाँ कर दी बताइए ना, कौन से कर दिए? घोषणा से कुछ नहीं होगा, घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। अरे चालू होगी, मिलेगी उसको, क्यों झूठ बोलते हो? कहाँ विधायकों की पेंशन एक कर दी है, बंद कर दी है विधायकों की पेंशन। अरे मेरे भाई बिजली फ्री कर दी वहां,
600 यूनिट, शर्म आती है क्या आपको? आप करके दिखाओ यार, यहाँ आप करके दिखाओ। कोई बात करा करो ढंग की, शब्दों की मर्यादा रखिए। आपके नेता करते होंगे बात करके रखा करो। चलिए ठीक है, आप करते होंगे बकवास, आपके नेता करते होंगे बकवास। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आपने कहा कि आप सारा फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी आप इसको बंद करेंगे। जवाब भी आया कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, एक सेकंड। अरे क्यों जेल में जा रहे हैं? मनीष सिसोदिया कहाँ गए? ये तुम्हारी ईडी और सीबीआई की तैयारी है, किसी को जेल में प्रयोग करते हैं सीबीआई ईडी का कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। वो आदमी ये बात कर रहा है जिसको ये नहीं पता तो कौन सी फॉर्म में लड़ा जाएगा। आज तक एक साइड से गठबंधन में लड़ेंगे, गठबंधन में पार्टी कार्य के देखेंगे, समय बताएगा, समय पर बताएंगे क्या होगा। इनको ये भरोसा नहीं, जबरदस्ती ये चिपटने का प्रयास करें, इनको रखा भी जाएगा कि नहीं रखा जाएगा ये तो गर्भ में है। जबरदस्ती कांग्रेस के साथ कौन कर रहा है? तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। 1 सीट आएगी या 50 आएंगी, इनका तो यही नहीं पता इलेक्शन किस प्रकार से लड़ेंगे। हर इलेक्शन में इनको एक साइड करने का काम किया, जबरदस्ती चिपटते हैं जाकर के। मैं बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हमारे ही परिवार की एक शाखा है छोटी सी, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे को बुलवा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ पहले अपना फ्यूचर तय कर लीजिए कि आप लोग इलेक्शन किस फॉर्म में लड़ने जा रहे हैं, वो बता दिए, बाकी तो जनता ने फैसला करना है। अपनी पार्टी की चिंता कीजिए रेड्डी साहब, हमारी ना करिए। आप जबरदस्ती बुलवा रहे हो, मैं तो कभी बोलता ही नहीं आपकी पार्टी के बारे में। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, हमारी ना कीजिए। कांग्रेस वाले ले नहीं रहे, धक्के से गल पड़ रहे हो। गठबंधन करेंगे, गठबंधन करेंगे। विवेक देखना में जो हजका का हाल हुआ था कहीं वो हाल ना हो जाए आपका, बस इसका ख्याल रखना। सपने लेते रहिए, सपने लेना आपका अधिकार है, शुरू से सपने ले रहे हैं, लीजिए। अब मुझे बोलने दे। दूसरी बात, आंकड़ों की बात करते हैं आयुष जी, दोनों मलिक साहब भी और अरे भाई आंकड़े हम क्यों कहते हैं झूठे हैं? हम नहीं कहते झूठे आंकड़े। आपके आरबीआई के आंकड़े अलग हैं, आपके कैट के आंकड़े अलग हैं, सरकार के आंकड़े अलग है। ये इतना वेरिएशन क्यों है? क्यों नहीं आप इसको क्लियर करते? कोई कुछ बताओ, सारी तीनों सरकारी संस्थाएं, तीनों के आंकड़े में करोड़ों रुपए का डिफरेंस है। थोड़ा बहुत तो भी मान ले, कई करोड़ का, 50-50 हजार करोड़ का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये आप खुद ही बेईमाना पैदा कर रहे हैं, तो आपको इसको दिखाना चाहिए। दूसरी बात आयुष जी, जो पीपी वाली बात मैंने कही है, जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल ने घोषणा की थी कि मैं चंडीगढ़ बैठते ही पेंशन लागू करूंगा, और सारे विपक्ष उस टाइम कहा करते, वो करके दिखाई। अभय सिंह जो आज हरियाणा प्रदेश का सबसे लीडर और सबसे सत्यवादी नेता है, वो जो कहता है वो करता है। ये सब मानता, पूरा हरियाणा प्रदेश आज इस बात को मानता है कि अभय सिंह सत्य बोलता है, अभय सिंह अभय है। और जिस प्रकार से इस परिवर्तन यात्रा में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री अभय सिंह जी चौटाला होंगे। और मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो 2019 में हमारी 1 सीट आई, उसका कारण बिल्कुल पार्टी में फूट हो गई थी, और लोगों ने देखा है दुष्यंत चौटाला पता नहीं कितना भला हरियाणा प्रदेश का करेगा, और लोगों का मन बन गया कि न तो इनेलो रही, न जेजेपी होगी। नहीं ठीक है, चलिए, लेकिन ये तो पार्टी की बात है। समस्या बस केवल इस बात की है कि जो फैक्ट्स और फिगर्स रखे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये जनता पे ही छोड़ देना चाहिए, और जनता ही इसका फैसला कर देगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सरकार ने तमाम सवालों के जवाब दिए जो कि विपक्ष आरोप लगा रहा था, लेकिन विपक्ष को अभी भी इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। तो अब ये हरियाणा की जनता को तय करना है कि आखिर कौन सही आंकड़े रख रहा है और कौन गलत आंकड़ों को पेश कर रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।